जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान। और एक बार फिर से हम एक बहुत अहम और बहुत फेवरेट जो हमारा टॉपिक है उस पे बात करने वाले हैं हम। और बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। और उसमें क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका गए हुए हैं, वहां पर किस तरह से उनका जोरदार स्वागत हुआ इस पे बात करेंगे, और साथ ही भारत पाकिस्तान मैच की भी। तो सबसे पहले नाज़िया, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। वैसे मैं तो तुमको बेबी डॉल बोलती हूँ लेकिन अभी ठीक है क्योंकि हम लाइव पे हैं तो हम शो पे हैं तो ठीक है अंबर जी बोल दे रही हूँ। तो जी, धन्यवाद हर हर नाज़िया जी। महादेव हर हर महादेव। और मेरी हुँ, तरफ से देश के प्रत्येक लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। जी। तो नाज़िया जी, पता ही है कि अब जब से ये सब हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब से आसिम मुनीर तीसरी बार अमेरिका गए हैं, और इस बार तो साथ में शहबाज शरीफ भी गए हैं। और खबर ये है कि उनको घंटों तक प्रेज़िडेंट ट्रंप ने इंतज़ार कराया, और उसके पीछे का बहाना ये था कि भई वो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं। एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने में कुछ ही मिनट लगते हैं और उनको लाइन में लगा के रखा गया। मतलब ये है कि पाकिस्तान को औकात दिखा दी और दिखाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे दिखाता है, अरे देखो पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। कैसे देख रही हैं आप इस सब को, जो हो रहा है? जब भी पाकिस्तान की बात आती है ना अंबर, तो मैं उसको पगलिस्तान, जाहिलिस्तान ऐसे ही अंदाज से देखती हूँ। मैं इसी अंदाज से देखती हूँ। देखिए, हंसी तो मुझे अंबर उस वक्त भी आई थी जब आसिम मुनीर ट्रम्प के बगल में बैठ करके खाना खाया था। मुझे तब भी हंसी आई थी। हर बड़ा आदमी कुत्ता पालता है और कुत्ते को खाना खिलाता है। जंजीर हाथ में पकड़ा रहता है, कुत्ते को थोड़ा सा थपकी दे दे करके खाना खिलाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और जिस हिसाब से वो ट्रम्प के बगल में बैठ करके खाना खाया था और पाकिस्तान में 9 दिन उसको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया था, उससे भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई थी कि उसके लिए कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए ट्रम्प चेयर साइड करता है, चेयर पे बैठाता है, उनको चम्मच और कांटे बढ़ाता है, फिर भी हम उसको, हमारी मीडिया और हम भी उसको हाईलाइट कर करके नहीं दिखाते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो छोटी सी बात है। ये तो सब करते हैं। वो पापुआ जाते हैं तो उनका कोई पैर छू लेता है, वो रशिया जाते हैं तो उनके गले लगता है, वो इसराइल जाते हैं तो उनका आशीर्वाद लोग लेते हैं। तो हम तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए छोटी सी बात है। चीफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जब अमेरिका व्हाइट हाउस पहुंचे, तो वहां पर उनके सूट बूट पूरे पूरे मचड़ गए थे बैठे बैठे। और ट्रंप ने उनको एहसास दिलाया कि इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल काम पहले किया जाता है और चंदा वालों से बाद में मिला जाता है। मैं अंबर जब भी अपने कैलकाटा वाले चैम्बर में अगर रमजान में रहती हूँ, अभी तो आजकल मैं दिल्ली में ज्यादा रहती हूँ, पहले तो आपको भी पता है कि मैं कैलकाटा ही में ज्यादा रहती थी। तो जब भी मैं रमजान में अपने कैलकाटा वाले चैम्बर में बैठती हूँ तो बहुत सारे वो मुसलमान आते हैं उटंगे पैजामे वाले, वो एक लेदर का काला बैग लेकर के और चंदा का स्लिप लेकर के, तो वो बैठे रहते हैं घंटों, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बैठे रहते। मैं पहले अपना पूरा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद किसी को 1001 रुपया, किसी को 2001 रुपया पहले मैं दिया करती थी, अब तो वो भी नहीं देती हूँ इन कठमुल्लों को। तो ट्रंप ने उनको बताया कि वैल्यूबल काम, इम्पोर्टेंट काम, इंटेलेक्चुअल काम, बायलेटरल का काम, ट्रीटी का काम, साइनिंग का काम, असाइन का काम, प्रेस प्रेस रिलीज का काम, प्रेस को फेस करने का काम, ये सब पहले किया जाता है और चंदा वालों को बाद में एंटरटेन किया जाता है, भिखारियों को बाद में एंटरटेन किया जाता है। ये आराम से ट्रंप ने बंद अल्फाज में बता दिया। और यहाँ तक कि जब 5 बजे यूएस के टाइम के हिसाब से चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम पहुंचे 5 बजे, तो वहां से यूएस के टाइम के हिसाब से 6:18 में व्हाइट हाउस से बाहर निकले। 1 घंटा 18 मिनट एकदम भिखारी और वही चंदाखोरी वाले के शक्ल के साथ वो लोग बाहर आए थे। और अब तक ट्रंप ने कोई ऑफिशियल फोटो, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है यूएस का और एक पाकिस्तान का वजीर आजम है, चीफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर है, तो ऐसा कोई ऑफिशियल फोटो अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज नहीं किया है।
और एक न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट है, वो तो यहाँ तक कह रही है कि जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों से मुलाकात भी नहीं की है, उनका कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनसे मिल करके, इनकी बात सुन करके इसको रफा-दफा किया है। अब हो सकता है कि ट्रंप को चंदा देने का मूड नहीं था, हमें भी कभी-कभी चंदा देने का मूड नहीं रहता है, फितरा ज़कात चंदा तो मिल गया उनको, चंदा तो मिल गया। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि जो फितरा माँगने आया है, ज़कात माँगने आया है, भीख माँगने आया है, उससे मिलना ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो हाँ, नहीं है। तो जो बिल्कुल। माँगने गया था कटोरा लेकर के वो तो मिल गया ना। अब मालिक मिले भी, ये तो ज़रूरी नहीं है, तो मालिक नहीं मिला एब्सोल्युटली, और कटोरे बिल्कुल। में भीख, चंदा, ज़कात दे दिया। अब हो सकता है कि ट्रम्प के मिलने के बाद जो वो थोड़ा माँग रहे थे, उनसे मिलने के बाद वो बोलता है इतना नहीं, इतना दे दो। तो इसलिए ट्रम्प ने भी थोड़ी-सी चुप्पी साध ली और उसने भी सोचा कि भैया चुपचाप से बैठे रहो, 2 भिखारी आए हैं, मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल लेगा, 2-4 कुछ दे देगा और भिखारियों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दोबारा मत आना भाई मेरे गेट पर। तो वो वाला कंडीशन हो गया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। बैरक ओबामा के वक़्त में भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा सिनेरियो देखना पड़ा था। ये सिनेरियो देखना पड़ा था और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त भी सवा 2 घंटा या 2 घंटा 18 मिनट या 40 मिनट वो बैठ करके आया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैरक ओबामा का मिल करके उन लोगों के भीख के कटोरे में फितरा, भीख, ज़कात दे दिया था और टाटा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़ कह दिया था। तो आज आज आप सोचो अंबर के पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है, पूरी दुनिया में बदनाम है। लोग मिलना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान से। ये जो जिन्ना के लिखे हुए शरिया और ये जो इस्लाम का झंडा बुलंद करना और ये जो खूनारेज़ी, ये जो फ़िरका परस्ती के नाम पर मारना, कूटना, छीलना, ये जो टेररिज़्म ऑर्गेनाइज़ेशन को रोटी-बोटी देना, ये जो अश्लीलता, ये बदतमीज़ी, हर गली में रेप, हर गली गली में मॉलेस्टेशन, अरे लड़की मिल जाए लड़की के साथ, लड़की ना मिले लड़का के साथ, बच्ची मिल जाए बच्ची के साथ, बच्ची ना मिले बच्चा के साथ, दोनों ना मिले तो किन्नर के साथ, किन्नर ना मिले तो गधी के साथ, गधी ना मिले तो कुत्ते के साथ, कुत्ते ना मिले तो कौवे को उलट करके भी देख लेता है कि शायद इसका भी कहीं पर होल होगा तो यहाँ पर कर लेंगे और कौवा भी ना मिले तो दीवारों के साथ। तो ये सारी चीज़ें करने में ये लोग बहुत फ़ेमस हैं और यही सब वजह है कि आज पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने के कगार पर आ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शहबाज़ शरीफ़ और आसिम मुनीर ही चंदा माँगने के लिए गए हैं। इनके तो उड़ती फ्लाइट पे लोग चंदा माँगना शुरू कर देते हैं रिसीट निकाल के। अभी तो रिसेंटली 2024 और 2025 में आप सोचो ना कि मोहम्मद बिन सलमान ने कितने पाकिस्तानियों को यूएई, सऊदी ने दोनों ने इनको भीख माँगने की हाँ, वजह से कहा, भाई लेके जाओ इनको, कितने लोगों एग्ज़ैक्टली की वीज़ाएँ पूरे बैन हुई। अच्छा आप सोचो कतर ने निकाला है, जो कतर जी, इनके साथ थोड़ा साठ-गांठ चलाता भी है, थोड़ा-सा तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वाला थोड़ा बहुत सँभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन आप किसी भिखमंगे को कितनी भीख दे सकते हो? आप किसी भिखारी को कितना ज़कात और फ़ितरा और भीख दे पाओगे? तो एकदम से ये लोग तो जहाँ जाता है फ्लाइट पे भी इनकी बहू-बेटियाँ खड़ी हो जाती हैं भीख माँगने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा पर ये लोग जहाँ जाता है या तो रेप कर देता है और महिलाएँ जहाँ जाती हैं वहाँ हिजाब पहन करके भीख माँगने खड़ी हो जाती हैं। तो मुस्लिम बिल्कुल, यूएई में कंट्रीज़ तो में यही ये करती है होने वो वाला है। सारी टूरिस्ट वीज़ा पे जाके ये लोग 3-3 महीना पैसा इकट्ठा करके ले आते हैं पाकिस्तान। हाँ, एग्ज़ैक्टली अभी तो 2024 और 2025 में जितने भी डिटेल्स आए हैं और जितने भी रिसर्च करके आप निकालें जो डेटा आया है, उसमें मोहम्मद बिन सलमान और उसकी पुलिस ने पकड़ करके निकाला है कि भाई तुम लोग यहाँ पर हिजाब पहन करके चकली बेच देती हो, तला पापड़ बेचने लगती हो और उसके बाद फिर भीख माँगती हो। अच्छा ये पाकिस्तानी जो हिजाबन और जिहादन है, ये लोग जो है ना, छोटी मस्जिदों के सामने जा कर के खड़ी नहीं होती है मुस्लिम देशों में। ये लोग जो बहुत खूबसूरत वेल डेकोरेट और इंटीरियर किया हुआ जो मस्जिद होता है, जो बहुत लैविश और बहुत रिच मस्जिद होता है, उसके बाहर जाकर के खड़ी होती है कि यहाँ पर अमीर आदमी लोग नमाज पढ़ने आएगा तो ज्यादा दरहम दे करके जाएगा। आप सोचो दिमाग इनका पाकिस्तानियों का काम करने वाला नहीं होता है, खटके कमाने वाला नहीं होता है। मस्जिदें ये लोग सर्च करते हैं, ये लोग ब्लूप्रिंट बनाती हैं, ये हिजाब पहन करके कि ये वाली मस्जिद के बाहर खड़े होना है, ये वाली मस्जिद के बाहर खड़े होना है, क्योंकि ये सारी मस्जिदें महंगी हैं और पॉश एरिया में है। तो जो पॉश एरिया में मस्जिदें होंगी उसमें पॉश आदमी लोग आएंगे,
एलीट आदमी लोग आएंगे, रिच आदमी लोग आएंगे, तो वो अगर वो जो भी भीख देंगे वो बड़े दरहम में देंगे, वो बड़े 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 पैसे में देंगे। तो ये लोगों का दिमाग भीख पे चलता है। तो पाकिस्तान की आवाम भी भीख मांगने के में लगी हुई है, और पाकिस्तान का वजीर आजम और चीफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर भी भीख मांगने में लगा हुआ है। आप सोचो, जिस देश का चीफ जनरल आसिम मुनीर मरियम नवाज का होर्डिंग लगवाता है, क्रिकेटर को क्रिकेट सिखाता है, वहां पर सैलाब आता है या अर्थक्वेक आता है, तो आर्मीज जो है वो मरियम नवाज का होर्डिंग लगा लगा करके भोंपू पर चिल्लाता है। आर्मीज आर्मीज चिल्लाती है कि जो कोई भी रिलीफ कैंप लगाएगा, जो कोई भी रिलीफ का सामान देगा विक्टिम के लिए या हेल्पलेस के लिए, उसको मरियम नवाज की तस्वीर लगानी पड़ेगी। तो ये आसिम मुनीर कुत्ता ही तो है, और क्या है। कभी वो बेड पर मरियम नवाज का कुत्ता बन जाता है या उसको कुतिया बना लेता होगा, और कभी जाकर के ट्रम्प का कुत्ता बन जाता है, और कभी दूसरे देशों में जाकर के दूसरों का कुत्ता बन जाता है। सिर्फ मरियम नवाज को वो जरूर कुतिया बनाता होगा। इसका मुझे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मैं सही जा रही हूँ। ये बात तो खैर सभी को पता है, आप सही दिशा में जा रही है। लेकिन फिलहाल सऊदी के साथ भी इनका डिफेंस पैक्ट हो गया, तो काफी खुश हैं। तो पैसे का इंतजाम हो गया है, इनकी आर्मी जाएगी वहां पर यमन बॉर्डर पे हुतियों से लड़ने के लिए। सऊदी अरेबिया ने उनको डिफेंस पैक्ट के नाम पर इनकी आर्मी को किराए पर खरीद लिया है। तो किराए पे और भीख वाला काम तो इनका पूरा सेट है। लेकिन अब संडे को होने वाला है एशिया कप फाइनल, जिसमें पाकिस्तान और भारत आमने सामने है। और हमने पहले जो चर्चा की थी, जिस तरह से जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी, उस सब के बाद भी ये चीजें लगातार और लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी बनी हुई, क्योंकि क्रिकेट मैच मतलब भारत पाकिस्तान का मैच, टीआरपी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। क्यों आप, क्योंकि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना, इनफैक्ट सभी बोलते हैं कि भाई अगर आतंक का उनके साथ रिश्ता है, वो आतंक करते हैं बार बार, अगर हम उन पे ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और हमारी सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, तो फिर व्हाई क्रिकेट मैच। अमर, आपके इस क्रिकेट से रिलेटेड जवाब देने से पहले मैं एक और बात आपको पाकिस्तान के भीख मांगने पर मैं बताना चाहती हूँ। मैंने बंगाल नादियाल में कई मुस्लिम बच्चियों की शादी में डोनेशन दिया है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। नादियाल में, गार्डन रीच में, खिदिरपुर में कई मुसलमान बच्चियों की शादी में मैंने डोनेशन दिया। मैं किसी में जाती नहीं थी शादी में, लेकिन उन लोगों ने मुझे नादियाल में जो मैंने डोनेशन दिया था उसमें उन लोगों ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप आइए, आपका मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग चाहिए। तो मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि भीख मांग करके ये लोग जो शादी कर रहे हैं उसमें वीडियोग्राफी हो रही है। लड़कियां जो हैं वो सज धज करके पार्लर से मेकअप करके और बाल कर्ली करा करके और बाल टोंग करा करके खड़ी हैं। तो ये जो मदरसा छाप और भिखारी बाज जो मुसलमान होते हैं ना, इनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है भीख के पैसों पर अय्याशियां पेलना। तो ये बात पिछले 76-77 साल से पूरी दुनिया को पता है, जब से पाकिस्तान बना है, कि पाकिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान की सरकार अलग अलग देशों में जाती है, भीख मांग करके लाती है, और उसके बाद फिर वो धमकियां भी देती है कि हम तो न्यूक्लियर पावर वाले हम देश हैं, और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी देती है। और वहाँ पाकिस्तान की महिलाओं को आप देखो कि किस कदर मेकअप पॉलिश में डूबी रहती है, जबकि उनकी सरकार हर तरफ से भीख मांग करके लेकर आती है, और चेहरा बिल्कुल कोठा वाली की तरह ये लोग चमका करके टीवी चैनल पर बैठ जाती है। और बेशर्मी उनके चेहरों के मेकअप से झलकता है कि भीख मांगे हुए पैसे पर मेकअप देखो, कि हमारे भारत की और अलग अलग देशों की प्रोस्टिट्यूट भी शर्मा जाए पाकिस्तान की खवातीन को देख करके, उनके मेकअप को देख करके। अब आते हैं आपके क्रिकेट की बात पर। जी अमन, मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर कहूंगी, स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट, कि नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को एशिया क्रिकेट मैच का बिल्कुल एक हिस्सा बनाना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। और जिस हिसाब से उन लोगों ने हैंडशेक पर एक विवाद खड़ा किया, उसके बाद तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देना चाहिए था। लेकिन अब जब वो मैदान पर आए हैं और उनकी कुटाई हो चुकी है, पूरे इस मैच के ड्यूरेशन में कुटाई जब हो चुकी है, तो संडे अब है फाइनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऑगी कॉकरोच उसको चिपटा कर देता है,
वैसे ही हमारे भारत के क्रिकेटर जो हैं वो इनको कॉकरोच की तरह चिपटा कर दें। अब इसी बीच में आप सोचो कि कोई एक पाकिस्तान का प्लेयर है जो बल्ला लेकर के बंदूक की तरह खड़ा हो जाता है। उसमें एक प्लेयर है हैदर अली जो 9 अगस्त 2025 में रेप के केस में फंस जाता है। उसके बाद फिर 2005 का मैंने पूरा डिटेल निकाला है। 22 जनवरी 2005 एएपी की रिपोर्ट है जिसमें 18 पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिनके ऊपर आज भी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से रेप के केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंटेरोगेशन चल रहा है। तो पाकिस्तान के प्लेयर को या तो पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खोल करके रेप करना आता है और या तो फिर बल्ला उठा करके बंदूक दिखाना आता है, मतलब वो बंदूक ही इनका काम करता है। बैट से कैसे रन मारा जाता है ये इनको पता नहीं है, बॉल से कैसे आउट किया जाता है ये इनको पता नहीं है, रन कैसे लिया जाता है ये इनको पता नहीं है, विकेट कैसे लिया जाता है ये इनको पता नहीं है, एम्पायर का काम क्या होता है ये इनको पता नहीं है, रेफरी का काम क्या होता है ये इनको पता नहीं है, मैच कैसे खेली जाती है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है ये इनको पता नहीं है। ये लेकर खड़े हो जाते हैं बल्ला ऐसे करके कि बंदूक मार रहे हैं और या तो फिर सीधा दूसरा बंदूक निकाल करके रेप ही कर देते हैं। तो इनको 2 बंदूक चलाना आता है। इसके अलावा इनको बैट और बॉल से खेल करके रन बनाना नहीं आता है। ये रन बनाना उसमें समझते हैं कि कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने रेप किया है, ये उसमें रन बनाते हैं। ये ग्राउंड पर उतर करके रन बनाना ना कभी सीखे और ना कभी सीखेंगे। देखिए अमर, पाकिस्तान के क्रिकेट की टोली तभी खत्म हो चुकी थी जब 2009 में श्रीलंका के प्लेयर के ऊपर इतना बड़ा टेररिज्म अटैक हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट टोली का जो अस्तित्व है वो तब भी खत्म हो गया था जब 1999 में वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग करने का आगाज किया था और ऑस्ट्रेलिया को जितवा करके जो पैसा उसने ब्राइब में लिया था उसमें उस पैसे का उसने दुबई में और शारजा में घर बनवाया है, बंगला बनवाया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के प्लेयर की लिस्ट है जिसके भाई जो है वो जिहादी और मुजाहिद बन करके टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में मुब्तला है और इन्वॉल्व है। शाहिद आफरीदी का कजन भाई वो तो बजाफ्ते जैश मोहम्मद के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, बजाफ्ते काम करता था। अब आप और भी 2-4 ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं जो अब इतने मोटे हो चुके हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं और चैनल पर, अपने पाकिस्तान के चैनल पर बैठ करके पूरी जिहादी हाफिज सईद वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिकेट प्लेयर है ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के क्रिकेट की टोली का हिजाब तब भी खुला जब इमरान खान का जेल में रेप हुआ, तब भी खुला कि भाई पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर और क्रिकेट की टोली का क्या अस्तित्व है और क्या रियलिटी है, ये तो सबको समझ में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक नेशनल न्यूज पर डिबेट पर थी जिसमें 4-5 जो थे वो पाकिस्तान के ही लोग थे, सिर्फ 2 लोग, मैं और एक कर्नल साहब थे, वो भारत से थे। जिसमें से 3-4 लोग तो भाई, एक मजिस्ट्रेट बैठी थी, वो मजिस्ट्रेट कह रही है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, आप हमारे पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं बोल सकती। मैंने कहा कौन सा डिसिप्लिन सिखा रही हो? तुम्हारे पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही अरेस्ट किया था, भारत ने नहीं अरेस्ट किया था। मसूद अजहर अभी खुद ही रो रहा कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। हाफिज सईद खुद ही द डॉन को बैठ करके एक्सेप्ट करता है कि अजमल कसब को उसने भेजा था, भारत अभी तक पता नहीं कर पाया। यासीन मलिक उन्हीं का दल्ला था। तो याकूब मेमन पाकिस्तान का ही दल्ला था, जो उसको भी, याकूब मेमन के बारे में भी हाफिज सईद ने द डॉन को ही बैठ करके इंटरव्यू दिया था। तो तुम किसको क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से चलता है, हिफाजतुल इस्लाम पाकिस्तान से चलता है, हरकतुल इस्लाम पाकिस्तान से चलता है, आईएसआई पाकिस्तान से चलता है। तो आप किसको तहजीब सिखा रही हैं? इस पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन और संस्कार पर अगर सबसे पहला किसी का नाम आता है तो वो भारत का आता है। और अगर भारत में आज 22 करोड़ मुसलमान सुरक्षित है,
फिरके के नाम पर एक दूसरे की मंदिरें, इमामबाड़ा और करबला नहीं तोड़ रहे हैं, तो वो 120 करोड़ हिंदुओं की वजह से नहीं तोड़ रहे हैं, उनके संस्कार और उनकी संस्कृति की वजह से नहीं तोड़ रहे हैं। नहीं तो जरा सा अंबर आप पलट करके देखिए, पाकिस्तान में देखिए, शियाओं के करबले को तोड़ा जाता है, उनके इमामबाड़े को तोड़ा जाता है, उनके इमामबाड़ा के बीच में जो कुआं होता है उसको तोड़ा जाता है, 7 इमामबाड़े के अंदर का कुआं तो अभी ये वाले मुहर्रम में 2025 के मुहर्रम में तोड़ा गया है। ये तो गूगल पे और पाकिस्तान के चैनल पर दिखाया गया है कि शियाओं के इमामबाड़े का कुआं जो है वो तोड़ दिया गया। तो फिरके के नाम पर जिस हिसाब से काट कूट लूट पीट जो और बेटियों का बलात्कार, शिया बेटियों का बलात्कार जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ की 120 करोड़ की आबादी सिविलाइज्ड है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। करते बिल्कुल। बोल करके अब खुद पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि इसको अब हम लोगों को ताला लगा देना चाहिए। कुछ नहीं है उनके पास, 2-4 पैसे के थोड़ी बहुत उनकी रोटियां चल रही हैं एक्चुअली। और नाज़िया, आपने जो कुछ नाम लिए, ये तो बिल्कुल कुछ नाम है। 1500 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में हो और 150 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है। तो वो पाकिस्तान में है। जो 9 ठिकानों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी, वो सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट्स के ठिकाने थे। वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन को जो यूएस ने मारा, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर मारा, आप ही ने शरण दी हुई थी। तो ये तो सारी चीजें प्रूवन फैक्ट्स है। और जहां पे भी पाकिस्तानी जाते हैं, यूके की बात करें, वहां पे जो आप सोचिए यूएन डेजिग्नेटेड बच्चों को टारगेट करना, स्टैम्प्ड और यूएन पूरा जो क्लैरिफाई किया है वो सारी लिस्ट में लेकर के बैठी। एब्सोल्युटली। और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जो बांग्लादेश में हम लोगों ने जो हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, ये किसके नेतृत्व पे हुआ? ये और किसके हिंदू तो चलिए छोड़िए, हिंदू तो काफिर हैं। ये मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? अभी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये जिस तरह से महिलाओं पर बच्चों से इन्होंने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 30 से ज्यादा औरतें और बच्चे मारे गए, जहां पे यूएनएचआरसी में भारत ने इस मुद्दे को उठाया कि ये तो जिनको अपना नागरिक कहते हैं उनको मार रहे हैं। और आप भारत पे बात उठाते हैं या आप आतंकवाद पे या फिलिस्तीन की बात करते हैं, भाई हम फिलिस्तीन को जब का हक उठा की बात करने के लिए हम पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट हो रहा है। तो ये झूठी ढकोसलेबाजी, क्योंकि अगर फिलिस्तीन की बात होती तो कई सालों पहले होती। किसी भी इस्लामिक मुल्क ने फिलिस्तीन के नाम पर कोई एकजुटता नहीं दिखाई। ओआईसी है और कितनी सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक साथ मिलकर नहीं आया। अंबर, मैं अगर इसमें, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ और आप भी मुस्लिम है, मैंने भी वही कुरान पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, तो हम दोनों के कन्फ्रंटेशन में ना बहुत मतलब इजी होता है समझाने और समझने में। जी। अगर इजराइल हमास गाजा और फिलिस्तीन को मार रहा है तो इसमें भी तो अल्लाह की मर्जी कहीं ना कहीं है ना, क्योंकि इस दुनिया का तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना अल्लाह की मर्जी के। बिना अल्लाह की मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अगर इजराइल मार रहा है और फिलिस्तीन गाजा और हमास जो है वो पूरा बर्बाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू को इतनी ताकत अता फरमा दी है। ये तो बहुत नॉर्मल है। और ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन गाजा हमास को बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं वो डायरेक्ट जन्नत जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से जो दोज़ख जाने भी वाले थे, अब वो भी शहादत का दर्जा लेकर के सीधा जन्नत जाएंगे और 72 वर्जिन हूरों के साथ अय्याशियां करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे याद है कि 2023 में मौलाना तारिक जमील का बेटा मरा था जो पागल था, और उसने अपने सर पर गोली मार ली थी। और मौलाना तारिक जमील बेइंतहा रो रहा था, एकदम सिसकियां ले करके रो रहा था। तो मुझे पाकिस्तान के एक डिजिटल चैनल पर मुझे बैठाया गया था, और तो लोगों ने कहा कि देखिए तारिक जमील साहब किस कदर रो रहे हैं। मैंने कहा उन्हें तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, उन्हें तो मुसल्ला और जानमाज बिछा करके उन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका बेटा सीधा जन्नत 72 वर्जिन हूरों के पास चला गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा 72 वर्जिन हूरों का तबसरा
और क्लैरिफिकेशन और डेफिनेशन वो अपनी अपनी प्रीच में और अपनी तबलीग में दिया करते थे। 135 फुट की 72 हूरें होंगी, ये मौलाना तारिक जमील वो ने तो ही तो बिल्कुल बताया। 3D मॉडल, 3D डिस्क्रिप्शन देते हैं वो कि हाँ, ऐसी थ्री होगी, डिस्कशन वैसी ये होगी। मौलाना तारिक जमील का ही देन है, जो भारत के मुसलमानों ने इसको बहुत मतलब अंदर दिल में बिठा के 72 वर्जिन नूरें 135 फुट की होंगी, उसके boobs अच्छा, इतने बड़े-बड़े होंगे और वो इतनी गोरी होगी और सबसे मैं बड़ी सीढ़ी बात लगा ये है कि लूँगा। 135 फुट की हूर और 5 साढ़े 5 फीट का आदमी। जस्ट इमेजिन द फनी सिनेरियो। नहीं, ये सीढ़ी लगाएगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा। और 135 फुट की हूरों का बूब्स पता नहीं कितना बड़ा होगा कि ये लोग उसी में डूबेगा और वहीं पर कबड्डी खेलेगा। तो ये लोभ, ये लालसा और ये अश्लील वाला कन्फ्रंटेशन और प्रीच और तबलीग इस्लाम के नाम पर ये मौलाना तारिक जमील नहीं दिया था, तो आज रोना कैसा? तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह ने चुना है और अल्लाह ने उनको फरिश्ते के हिसाब से भेजा है कि तुम फिलिस्तीन, हमास और गाजा के सभी लोगों को मार कूट करके तुम मेरे पास जन्नत भेज दो। तो वे बेचारे वो वही कर रहे हैं, और वो तो अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से कुछ भी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और अगर हो रहा है तब तो फिर सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बात वही है ना कि आप बलोच और पख्तून जो भी हैं उनके ऊपर आप एयर स्ट्राइक करते हैं, औरतों बच्चों को मारते हैं। अब दूसरी तरफ फिलिस्तीन की बात करते हैं, चाइना से दोस्ती, चाइना में मैंने और आपने अंबर एक शो किया था 2024 में, जो अफगानिस्तान के बच्चे और बच्चियों को ये लोग लूट के, पीट के और बच्चियों का रेप करके निकाल करके जी, फेंक रहा था, जो हमने हमारा फिर हम दोनों का वो स्टेटमेंट भी सबने अडेप्ट कर लिया, सबने चोरी जी, कर लिया, जो अपने आप को बहुत भारत के लोग समझते, भारत की महिलाएं समझती हैं, राष्ट्रवाद समझती, जो हमने कहा था कि तेरा मेरा रिश्ता कहाँ चला गया, गटर में चला गया क्या? आज बिल्कुल, तेरा मेरा बिल्कुल। रिश्ता क्यों नहीं नजर आ रहा है? आज अफगान भी ला इलाहा पढ़ता है, पाकिस्तान भी ला इलाहा पढ़ता है, तो आज उनकी बहू बेटियों के हिजाब को खोल करके, सलवार को खोल करके तुम रेप करके फेंक रहे हो। तो देखिए, ये जो है ना, ये पाकिस्तान के मुसलमान और ये जो भारत में कुछ पाकिस्तानी मानसिकता के मुसलमान, ये लोग एक्चुअली में एक चिटिंगबाज मुसलमान है, प्रॉपर मुसलमान नहीं है, प्रॉपर मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। और मैं लास्ट में अंबर आपसे यही कहूंगी कि पाकिस्तान को खुद अगर अपनी इज्जत बचानी है, और ये दो चार कुछ डॉलर के लिए और कुछ पैसों के लिए जो अपने प्लेयर को बलात्कारी और जिहादी और आतंकी प्लेयर को जो वो ग्राउंड में ला करके खड़ा करता है, इससे जितने दिन चलता है मैच, उतने दिन सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, पूरे दुनिया के चैनल पर होती है। और जितने प्लेयर्स आते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ केस होता है, चाहे रेप का केस होता है, चाहे मोलेस्टेशन का केस होता है, चाहे टेररिज्म स्टेटमेंट बोलने का उनके ऊपर केस हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल वही आइडियोलॉजी वो हाँ, प्रोपेगेट करते हैं कि अगर आप ग्राउंड पे बंदूक का सिंबल बनाते हैं बैट को लेकर, तो आपकी मानसिकता झलकती है कि आप ग्राउंड पे हो या फिर आप बॉर्डर पे हो। आप मानसिकता एक ही है, चाहे आप वही कोई ऑफिशियल वाली मानसिकता है। ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली हाँ, वही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो वही इन्हीं मदरसों में ट्रेन होती है, तो वही लोग जो, और उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने तो बोला था कि हमारे फर्स्ट सेकंड लाइन सोल्जर हैं ये, ऑब्वियसली यही जम्मू, ऑपरेशन सिंदूर में बोला है वही भाई। ऑपरेशन सिंदूर में बोला उन्होंने। तो हाँ, फिर आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि आप टेररिस्ट और वो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटे कर मोटे रहे कैबिनेट मिनिस्टर ने पाकिस्तान की नहीं बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है हो? जी, कि जब हमारी आर्मी कम पड़ जाएगी तो हम मदरसे के बच्चों को अपनी आर्मी बना करके उतारेंगे और भारत को बताएंगे कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनफैक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने बड़ी सारी अजीब-अजीब बातें की। मैंने उनके कैबिनेट का कुछ वो वीडियो देखी थी, सेनेट-वेनेट की शायद कोई वीडियो, तो उसमें कह रहे थे कि देखिए गैबी मदद अल्लाह क्या है, पाकिस्तान के पास तो मतलब उतनी रेंज के वो भी नहीं थे, बट फिर भी गैबी मदद से भारत के तैयारों को गिरा दिया गया। मैं तो गैबी मदद संडे के होती लिए है। मैं तो मैच देखूंगी नहीं, लेकिन इवन आई एम नॉट इंक्विजिटिव कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मुझे पता है कि कुटाई होने वाली है और बहुत अच्छे से भरता बनने वाला है। मैंने कहा ना कि ऑगी जैसे कॉकरोच उसको मारता है, वैसे कॉकरोच कॉकरोच को मारा जाएगा। लेकिन हाँ,
एक इस बार जब भारत जीतेगा तो एक रिकॉर्ड भी बनेगा, क्योंकि 8 एशिया कप खेला है इंडिया और पाकिस्तान ने। अगर संडे के दिन जीत जाता है भारत तो 5 बार हरा जीतेगा, देगा। इंशाल्लाह भारत जीतेगा। तो दैट 5 बार जो है वो पाकिस्तान को हराएगा, तो कहीं न कहीं, और क्योंकि ये 5वीं बार है तो बस मुट्ठी बनानी है और मुँह पे धम से लगाना है, बस इतना ही तो देरी है। बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया आपका इस इंटरेस्टिंग चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके साथ बातें करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, हर जय हिंद, हर जय भारत। महादेव, हर 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 महादेव। महादेव।